नमस्कार दोस्तों, एप्लीकेशन स्टोर पर पॉलिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है पॉलिटी की क्लास नंबर 1, यानी कि आज से आपकी पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और जो पहली क्लास रहेगी, ये रहेगी भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में इसको बोलूँगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, वो पीसीएस प्री एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी आपका पॉलिटी सिलेबस में होगी, तो पॉलिटी वाले सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कह सकता हूँ, जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में 4-5 प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे संविधान सभा बनी थी और उनका सफ़र कैसा रहा था, कब संविधान बन के तैयार हुआ, क्या क्या घटनाएं बीच में घटी थी, ठीक है, और किस प्रकार से हम एक गणतांत्रिक देश के रूप में उभर कर आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का रहने वाला है। तो थोड़ा शुरुआत करेंगे इसकी, फ्लैशबैक में जाएंगे दोस्तों हम, कि भारत में जो संविधान निर्माण हुआ था, या बोल सकते हैं कि इस भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है, तो वो कैसी रही थी, क्या थी वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप समझिए संविधान क्या होता है। संविधान बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। संविधान होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या अर्थ है, ठीक है। तो संविधान की अगर मैं बात करता हूँ भाई, संविधान नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। तो कुल मिला के बहुत सरल और सहज भाषा में मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं, तो संविधान नियम या कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश में सरकार का संचालन किया जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका बुनियादी ढांचा निर्धारित कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों, राज व्यवस्था जो है, किसी भी देश में जो राज व्यवस्था है, अगर हम भारत को भी लेते हैं, तो भारत की राज व्यवस्था देखिए आपका, हम कह सकते हैं कि भारत की राज व्यवस्था 3 पिलरों पर आधारित है, ठीक है। कौन कौन से 3 पिलर हैं ये, या 3 अंग बोलते हैं जिनको हम? पहला है आपका देखिए व्यवस्थापिका, या जिसको विधायिका कहते हैं, ठीक है, विधायिका। दूसरा हमारा है भाई आपका कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और तीसरा हमारी होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कह सकते हैं संविधान जो है राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, इनकी जो शक्तियां हैं, इनके जो दायित्व हैं, इनका सीमांकन करना और जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का नियंत्रण करता है या विनियमन करता है, ठीक है। तो ये एक संविधान का काम होता है, ध्यान रखेंगे। या सिंपली एक चीज और बोल सकते हैं कि संवैधानिक जो विधि होते हैं, संविधान में जो भी कानून दिए गए होते हैं, या संविधान के अंतर्गत जो भी विधि होता है, विधि का मतलब भी कानून होता है, तो संवैधानिक जो विधि होती है देश की सर्वोच्च विधि होती है। यानी कि जिस भी देश में संविधान होगा, वह देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा, और संविधान से बड़ा उस देश में कोई भी कानून नहीं होगा, क्योंकि देश संविधान के बनाए गए कानूनों पर ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका संविधान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि संविधान होता क्या है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। हालांकि यह लीगल हिस्ट्री का टर्म है, बट फिर भी थोड़ा आपको समझ में आएगा। जहां से आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, हम संविधान सभा से ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि कैसे ये जो हमारी संविधान सभा जो बनी थी, या संविधान लिखने का सफर शुरू हुआ था भारत में, उसके पीछे की थोड़ा कहानी जानना आवश्यक है, ठीक है। शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है संवैधानिक विकास यात्रा की। मैं अगर बात करूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, और इस पथ को ढूंढा था भारत पहुंचने का। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, महारानी एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उनसे 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति मांगती है, ठीक है। तो 15 वर्षीय इनको क्या मिलती है? व्यापारिक अनुमति मिलती है, यानी कि व्यापार करने की अनुमति मिलती है, ठीक है, अनुमति मिलती है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति इनको प्राप्त हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है।
भारत में अपने व्यापार को स्थापित करती है। व्यापार को स्थापित करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल जाता है कि भारत में व्यापार के साथ साथ अब भारत में शासन करना भी आसान आसान है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं भाई आपके, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इस कमजोरी का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय उठाया था। और सबसे पहले ये क्या करते हैं, 1765 का जो वर्ष आता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना धीरे धीरे देखिए, अब कोई भी देश कहीं पे व्यापार करने जाएगा तो एक डरे हुए मन से जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही आई थी। केप ऑफ गुड होप की जो खोज की थी, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, उससे यूरोप में ये पता चल गया कि भारत जैसा एक समृद्ध देश भी है पूर्व में, और वहां पर जाएंगे तो बड़ा लाभ होगा। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो भारत आई, और भारत में आकर उसने पाया भैया यहाँ पे व्यापार के साथ साथ हम तो इन फ्यूचर भारत पे ही शासन कर सकते हैं। ठीक है, और इस बात सच भी होती है बाद में, क्योंकि यहाँ के लोगों का रवैया और यहाँ के लोगों की कमजोरी को वो भांप चुके थे। तो 1765 आते आते बिहार, बंगाल, ओडिशा में ये दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग घटना होती है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग घटना क्या होती है, 1771 का जब वर्ष चल रहा था, 1771 का वर्ष जब चल रहा था, तो 71 में क्या हो जाता है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लॉस में चली जाती है। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा लॉस हो गया। ठीक है, मतलब ये कंपनी लॉस में चली गई। लॉस में जैसे कंपनी गई तो फिर ये वापस ब्रिटेन गए, और ब्रिटेन के संसद में जाके इन्होंने गुहार लगाई, पार्लियामेंट में जाके, कि भैया हमारे पास पैसा खत्म हो गया, थोड़ा हमको पैसा प्रोवाइड कराया जाए व्यापार के लिए। ठीक है, तो जैसे ही संसद में ये बात बोली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई 1773 में। तो पहली बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जो पारित अधिनियम में हम पढ़ते हैं, तो पहली बार आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इस संविधान के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। यानी कि संसद ने बोला भाई ठीक है, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बट अब आपको हमारे बनाए हुए नियम कानून के अकॉर्डिंग ही व्यापार करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला एक्ट आता है 1773 में, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए, आपका बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। इसके अलावा देखिए, आपका 4 सदस्यों वाली एक परिषद के नियंत्रण में सरकार स्थापित हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि आपका कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1774 में। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। कई बार पूछा जाता है, एलिजा एम्पे। ठीक है, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब मैं देखिए इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो खाली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, संविधान की जो विकास यात्रा रही वो कैसी रही। अब ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो टॉपिक आएगा आपका, ये इतिहास में हम पढ़ेंगे। इतिहास में जब हम मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश राज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लीगल हिस्ट्री में मैं आपको ये टॉपिक दे दूंगा। ठीक है, लीगल हिस्ट्री में आप देख पाएंगे इस टॉपिक को, कि किस प्रकार से भारत में जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम थे वो आए थे। तो सभी अधिनियमों की हम बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आए, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट हमारे आते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होता है भारत में, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद आपका आता है 1858 का क्राउन का एक्ट। ठीक है, जहां पर हमारा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। हालांकि 1813 में ही ये समाप्त हो गए थे, केवल चाय और चीनी का व्यापार छोड़ के। 1833 में जो हमारा एक्ट आता है वो पूरे ही अधिकार समाप्त कर देता है। और 1858 का जो जो हमारा एक्ट आता है 1858 का, इसको भारत सरकार अधिनियम कहा गया, या इसको क्राउन का एक्ट भी कहा जाता है। तो पूरा जो भारत में शासन व्यवस्था थी वो अब किसके हाथ में आ गई, महारानी के हाथ में आ गई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1885 में भारत में स्थापना हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उसके बाद से भैया भारत में एक संविधान सभा की मांग उठने लगती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत में जो संविधान सभा की मांग थी ये कब से उठी थी, और किस प्रकार से भारत में संविधान सभा की स्थापना होती है। चलिए,
ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, संविधान की जो परिभाषा है, संविधान नियमों या कानून का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। और देखिए, सरकार के जो अंग होते हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे तो शासन के जो अंग होते हैं या सरकार के अंग, सरकार ही शासन होता है ना, तो शासन के जो अंग होते हैं आपके, सबसे पहले होती है इसमें विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, जो हमारी सरकार हम चुनते हैं उसको विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर। इसका काम होता है देश में कानून बनाना। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो विधायिका ने जो हमारे काम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करना एग्जीक्यूटिव का काम है। इसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है पूरी। ठीक है, जितने भी हमारे कर्मचारी होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है देश में? तो कार्यपालिका का प्रमुख हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, बिकॉज वी आर रिपब्लिक कंट्री, ये ध्यान रखना है। और तीसरा अंग होता है इसका जो कि स्वतंत्र होता है, इसको कहा जाता है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, जुडिशरी। तो ये तीन हमारे शासन के अंग होते हैं। अब संविधान जो है नियमों और कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार इसी शासन का संचालन किया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे संविधान का जो महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, संविधान सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। और ध्यान रखेंगे, संविधान जो है समाज को एक बुनियादी आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है। और संविधान राज व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है और इनकी शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। और समाज में शक्ति के मूल वितरण को भी स्पष्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्व है भाई। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संविधान देश की जो होती है, या संविधान में जो कानून होते हैं, वो देश की सर्वोच्च विधि होती है और अन्य सभी विधियां इसी पर आधारित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और संविधान एक भाई मूल दस्तावेज भी नहीं होता है, समय के साथ साथ ये पनपता रहता है। और संविधान में आप देखते हैं कई बार संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, है ना। तो समय के साथ साथ संविधान अपडेट होते रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो संविधान की परिभाषा आपको यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं विश्व का पहला संविधान कहाँ पे आया था। तो विश्व का पहला जो संविधान आया था ब्रिटेन में आया था, जिसको मैग्ने कार्टा बोला गया। ठीक है, मैग्ने कार्टा। तो ब्रिटेन में हम गुलाबों का युद्ध पढ़ते हैं। ब्रिटेन के लोगों ने जब राजा से बोला कि राजशाही को छोड़कर लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, तो ब्रिटेन का जो उस समय राजा था उसने सहर्ष इसको स्वीकार किया। तो कोई भी वहाँ पे एक बूंद खून भी नहीं गिरा, कोई भी क्रांति नहीं हुई। इसलिए भाई ब्रिटेन में गुलाबों की क्रांति कहा जाता है, गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो। बहुत आसानी से ब्रिटेन में क्या हो गया, आपका संविधान शुरू हो गया। मतलब एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे कानून वगैरह बनाने की जो प्रक्रिया थी शुरू हो गई। इसी को मैग्ने कार्टा कहा गया। ठीक है, इसको मैग्ने कार्टा कहा गया, ये ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे, लेकिन जो ब्रिटेन का ये संविधान था मैग्ने कार्टा, ये लिखित नहीं था, ये अलिखित संविधान था। ठीक है, अलिखित, ये अलिखित संविधान था। और वहीं बात करेंगे विश्व का पहला लिखित संविधान किसने लिखा, तो ये अमेरिका ने लिखा था। अमेरिका भी देखिए आपका ब्रिटेन का गुलाम रहा था। ठीक है, और ब्रिटेन को आईना दिखाने के लिए अमेरिका ने पहला लिखित संविधान लिखा। और अमेरिका ने पहली बार इस लिखित संविधान में भाई कैसी प्रक्रिया बनाई, तो संविधान में उन्होंने प्रक्रिया बनाई गणतंत्रीय प्रक्रिया। ठीक है, गणतंत्रीय प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, समझिए। ब्रिटेन का जो संविधान था वो लोकतंत्र पे आधारित था और राजशाही प्रथा आज भी है। आज देखते हैं, आज भी ब्रिटेन का राजा है, रानी है, चल रही है ना वो प्रथा। बट अमेरिका जो था भैया, ये एक कदम आगे गया ब्रिटेन से और इसने अपने संविधान को बनाया गणतंत्रीय। ठीक है, यानी कि रिपब्लिक, गणतांत्रिक संविधान बनाया इन्होंने। तो यहाँ पर देखेंगे आप अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट जो है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है वैसे ही होता है। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी प्लस आपका रिपब्लिक, ये दोनों की मिसाल पेश की थी अमेरिकन संविधान ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं भारत का जो संविधान था। तो भारत का जो संविधान था भाई, भारत का संविधान भी मैं बात करूं तो भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वर्तमान में। ठीक है, भारत का संविधान, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। तो ये तो कुछ जानकारी होगी संविधान के बारे में। विश्व का पहला संविधान, कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि पहला संविधान कहाँ पे बना था, तो ये आपका ब्रिटेन में बना था जिसको मैग्ने कार्टा बोला जाता है। और विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। ठीक है,
अब देखेंगे भारत में, देखिए अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कहाँ से शुरू होती है, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत में देखिए अनौपचारिक रूप से मतलब अनऑफिशियल रूप से भारत में संविधान सभा की मांग जो है, सबसे पहले देखिए आपका स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक लाया गया था एक बार, ठीक है। स्वराज विधेयक में, ठीक है, 19 मतलब बोल सकते हैं कि आपका अर्ली 1900 में, 1900 के आसपास स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी कम बुक्स में ये डेटा मिलेगा आपको। बाल गंगाधर तिलक ने बोला भैया कि हमारे देश के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1922 का जब समय आता है 1922, तो 1922 में गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद एक स्टेटमेंट दी। तो इन्होंने बोला था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, ठीक है। तो ये भी क्या चाहते थे कि भारत का जो संविधान बनेगा वो केवल और केवल भारत के जो लोग हैं उनकी इच्छा अनुसार बनेगा, उसमें कोई भी गोरा ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, उनकी विचारधारा उसमें इंक्लूड नहीं होगी। हालांकि हमारा संविधान ग्रहित संविधान है, हमने बहुत से देशों से चीज़ें उठाई हुई हैं, बट फिर भी हमारे गांधी जी ने बोला था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है, इच्छा अनुसार होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी गांधी जी की, कब दी थी, 1922 में, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे क्या हुआ, 1928 का वर्ष आप सभी को पता है। 1928 में भारत में संविधान सभा की मांग को देखते हुए एक कमीशन को बनाया गया, और कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन, ठीक है। अब साइमन कमीशन बनाया गया उस समय। अब साइमन कमीशन का मतलब था कि भारत में जो संविधान सभा की मांग हो रही है, भैया इस संविधान सभा की मांग को चेक करो, ठीक है, क्या संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, क्या चीज़ें रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपका साइमन कमीशन बना था। बट आप सभी को पता है साइमन कमीशन जो था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो फलस्वरूप क्या हुआ, साइमन कमीशन का देश में घोर विरोध हुआ, और जहां पर भी साइमन कमीशन गया वहां पे एक ही नारा सुनने को मिला, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक। तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था, और गठित ये 27 में ही हो गया था। तो इसमें जॉन साइमन था इसका जो प्रमुख था। अब जब 1928 में ये साइमन कमीशन फेल हुआ, तो साइमन कमीशन के फेल होने के बाद उस समय भैया एक ब्रिटिश ऑफिसर था बर्कन हेड, ठीक है, बर्कन हेड। तो ब्रिटिश आपका अधिकारी बर्कन हेड ने उस समय भारतीयों को बोला, या बोल सकते कि उस समय जो भारतीय लोग मांग कर रहे थे अलग से संविधान सभा की, उन भारतीयों को बोला, अरे भैया अगर आप में टैलेंट है, या गांव की भाषा में मैं बोलूं कि अगर तुम्हारी औकात है तो सभी पार्टियां मिलकर एक एजेंडा दो ना, तो तभी तो हम इस पे सोचेंगे। तो ये बात बोली उसमें बरकनेट ने। कहने का मतलब तुम यार कांग्रेस अलग बात करती है, स्वराज पार्टी अलग बात कर रही है, मुस्लिम लीग अलग बात कर रही है, वो अलग बात कर रही है, अलग अलग क्षेत्रीय दल अलग बात कर रहे हैं। बरकनेट बोला अगर टैलेंट है तो सभी पार्टियां विचार करो और एक कॉमन एजेंडा प्रस्तुत करो, तो तब हम सोचेंगे कि आपको संविधान सभा किस प्रकार से बनाई जाए, कैसे हम मदद करेंगे। तो इस पे भैया हमारा एक व्यक्ति थे जिनका यहाँ पे जवाब आया था, मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी ने इसके बारे में बोला यस वी कैन डू इट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू बोले यस वी कैन डू इट। और 1928 में इसी पर आई थी दोस्तों आपका नेहरू रिपोर्ट। हम पढ़ते हैं ना इतिहास में, नेहरू रिपोर्ट क्या थी भाई, नेहरू रिपोर्ट यही थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इसके बाद आपका ये तो अनौपचारिक रूप से संविधान की मांग हो गई। अब देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, जब 1934 का वर्ष आता है 1934, ठीक है, तो 1934 में आपका सबसे पहले भारत में संविधान सभा की औपचारिक मांग करने वाले व्यक्ति थे मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार या मांग बोल सकते हैं, विचार भी आता है, कई बार पूछा जाता है, तो विचार किसके मन में आया, तो विचार आया था मानवेंद्र नाथ राय के मन में, ठीक है, जिनको हम एम एन रॉय भी बोलते हैं शॉर्ट में, एम एन रॉय भी पूछ लेता है कई बार, मतलब ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और इसी वर्ष 1934 में हमारा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसकी थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी।
तो स्वराज पार्टी वालों ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा 1934 में। कभी आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन सी थी, तो वहां पर आपका आंसर स्वराज पार्टी होगा, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस चीज का ध्यान रखें। तो स्वराज पार्टी ने भी यहाँ पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद 1935 का जब वर्ष आया तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मांग जाकर 1938 में नेहरू जी ने बोला कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारा संविधान सभा के निर्माण को एक नियम दिया जाए, या बोल सकते हैं एक रूप दिया जाए। ठीक है, यानी कि नेहरू चाहते थे कि वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वयस्क लोग होंगे वो अपने मत का अधिकार करेंगे, और इसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे जो कि एक संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अब देखिए 1938 का जो टाइम था, इसके एक साल बाद आपको पता है दोस्तों 1939 का वर्ष आया 1939, और 1939 से लेकर 1945 तक हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और इसी बीच में देखिए आपका जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं हमारा कि संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का हम प्रयोग करेंगे, और इस संविधान सभा के निर्माण में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप हम मंजूर नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेज बोले ठीक है हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजों को उस समय भारतीयों की जरूरत थी, क्योंकि आपका वर्ल्ड वॉर चल चुका था। अब भारतीयों की जरूरत सेना में थी ना, यहाँ पर अगर वो इन लोगों का सपोर्ट नहीं करते तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होता। तो भारतीयों को लॉलीपॉप देने के मनसा से अंग्रेजों ने 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया इस संदर्भ में, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव आया था ना आपका 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आया था। इसमें भारत को लॉलीपॉप दिया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज बोले हाँ हम आपको एक संविधान सभा बनाकर देंगे, लेकिन आप विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट कीजिए, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, और हम आपको एक संविधान सभा का निर्माण करके देंगे। और ये प्रस्ताव कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। हालांकि ये प्रभावी नहीं होता उतना। ठीक है, ये प्रभावी नहीं होता क्योंकि देखिए आपका अंग्रेज तो हमेशा ही ऐसा चाहते थे। जब पहला विश्व युद्ध चलता है उस समय भी गांधी जी के पास अंग्रेज जाते हैं और गांधी जी से सपोर्ट मांगते हैं। अब गांधी जी लोगों को आह्वान करते हैं कि आप सेना में भर्ती होइए, इसलिए गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ऐसे इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी फायदा उठाया यहाँ के सीधे साधे जो उसमें पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका। ठीक है, या बोल सकते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की थोड़ा दूरदर्शिता कम थी, अब जो भी आप समझ सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। इसके बाद देखिए आपका 1942 का जब वर्ष आता है तो भैया यहाँ पे आता है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। यहाँ पर भी आपका अंग्रेज बोले ठीक है, क्रिप्स मिशन इसीलिए आया कि हम आपको क्या देंगे, एक संविधान सभा देंगे। अब वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है, संविधान सभा देंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में भी ये बोला गया। उसके बाद जैसे 1945 में आपका विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आप सभी को पता है 1945 में युद्ध खत्म हो जाता है जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराता है अमेरिका। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और भविष्य में युद्ध न करने को लेकर एक संगठन अस्तित्व में आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो 1945 में जैसे भाई लड़ाई खत्म हो जाती है तो सरकार चेंज हो जाती है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई। ठीक है, और नई सरकार जो थी उस समय वो चाहती थी कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाए, भारत को अब आज़ादी दे दी जाए। ठीक है, भारत को आज़ादी दे दी जाए ये चाहती थी नई सरकार, बट एज अ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि आपका जो बड़े मतलब हमारे अंदर, अंडर टू ब्रिटेन। ठीक है, मतलब आज़ादी तो दे दी जाए, भारत पूरा काम करेगा लेकिन अंडर रहेगा वो, समझ लो। तो ये डोमिनियन स्टेटस की बात इसमें की गई थी। तो सरकार चेंज होती है जैसे 1945 में ब्रिटेन में। तो इन्होंने भाई फिर उसके बाद 1946 में क्या किया, कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अन्य जो सदस्य थे उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, एंड तीसरा नाम जो था इसमें वो था A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो ये आपके तीन नाम महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। कैबिनेट जो मिशन था उसका अध्यक्ष कौन था,
ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन यहाँ पे आता है और कैबिनेट मिशन अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर देता है भैया, कैबिनेट जो मिशन था वो अपनी अनुशंसा देता है या सिफारिश देता है कि यस, भारत में एक संविधान सभा होगी, भारत में एक संविधान सभा होगी। तो ये किसने बोला? कैबिनेट मिशन ने बोला। ठीक है, भारत में क्या होगी? संविधान सभा होगी। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे ठप्पा लगा दिया। अब यहाँ से भाई संविधान सभा तो होगी, लेकिन संविधान सभा की सीटों का निर्धारण कैसे किया जाए? क्रिप्स मिशन देखिए आपका असफल हो गया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। बट की संविधान सभा जो है कैसे गठित होगी, इस पे अब यहाँ पे बात होने लगी। तो फिर इसमें डिसीजन लिया गया, संविधान सभा जो है आपकी जनसंख्या के आधार पे सीटों पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो सीट निर्धारित हुई भैया, आपकी कुल कितनी सीटें रखी गई इसमें? संविधान सभा के लिए 389 सीटें रखी गई। ठीक है, और इसमें देखिए उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। भारत की उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया था, एक प्रतिनिधि। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा संविधान सभा में डिसाइड हुआ। ठीक है, और 389 जो सीटें थी इसमें भी देखिए आपका 3 पार्ट्स से ये 389 सीटें बनाई गई थी। इसको भी आपने समझना पड़ेगा। कुल सीटें संविधान में कितनी थी? तो 389 सीटें थी, और 389 सीटें प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सीट डिसाइड की गई थी। 389 सीटों में से देखिए आप समझिए इसको, जो आपकी 292 सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी। ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें जो होंगी ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, चुन के आएंगे 292 लोग संविधान सभा में। उसके अलावा देखिए आपका 93 जो सीट्स थी वो आपकी देसी रियासतें, उसमें रियासतें भी तो चल रही थी, जैसे हमारे यहाँ पर भी तो टिहरी रियासत होगी उसमें। तो देसी रियासत 93 जो मेंबर होंगे देसी रियासतों से होंगे। और तीसरा जो था भैया आपका 4 इसमें रखा गया था चीफ कमिश्नरी, उसमें 4 चीफ कमिश्नरी भी थी भारत में। ठीक है, चीफ कमिश्नरी हमारे यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी थी, बट कुमाऊं कमिश्नरी जो है नॉन रेगुलेटिंग एक्ट था यहाँ पे, तो वो चीफ कमिश्नरी में मेंशन नहीं होती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बाद में नॉन रेगुलेशन एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी आता है, बहुत से एक्ट आते हैं, बट चीफ कमिश्नरी उसमें 4 थी। कौन कौन सी? एक तो थी दिल्ली, ठीक है दिल्ली, दूसरी थी अजमेर, तीसरी थी आपकी कुर्ग, और चौथी थी उसमें बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में आज वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये 4 हमारी उसमें चीफ कमिश्नरी थी। 292 ब्रिटिश जो प्रांत थे जहाँ पे ब्रिटिश सरकार चल रही थी उसमें, तो ब्रिटिश प्रांत ही तो थे ना उसमें, जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बंगाल, बिहार, ओडिशा, मद्रास, ये सभी तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन आए। तो इन प्रांतों को 292 सीटें दी गई। 93 सीटें डायरेक्ट देसी रियासतों वाले डिसाइड करेंगे कि भैया कौन प्रतिनिधि बन के आएगा, और 4 सीटें आपकी चीफ कमिश्नरी को दी गई, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान शामिल थे। तो कुल मिला के प्रांतों की सीट थी 296। ठीक है, और 93 सीट आपकी कौन सी थी? देसी रियासतों की। तो 296 और 93 जब हम जोड़ते हैं तो 389 सीट्स हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब देखेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था ना, कैबिनेट मिशन ने ये बोला था कि भारत में एक संविधान सभा होगी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इसके साथ साथ एक बात और बोली थी। कैबिनेट मिशन ने यह भी बोला, कैबिनेट मिशन ने यह भी बोला कि भारत का विभाजन नहीं होगा। इसने विभाजन को ठुकराया था, विभाजन को ठुकराया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करेंगे, कभी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्या कैबिनेट मिशन विभाजन के पक्ष में था? हाँ ना, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन विभाजन के पक्ष में नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसने अपनी अनुशंसा में बोला कि विभाजन नहीं होना चाहिए, विभाजन को ठुकराया था इसने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए अब आपका जो संविधान सभा का जो चुनाव था, 389 सीटें हुई। 389 सीटों में आप देख सकते हैं भाई, आपका संविधान सभा का जो चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हो गया। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ कब? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, परिणाम क्या हुआ देखिए, इसका परिणाम देखते हैं। तो परिणाम मैंने आपको बताया था, 296 जो सीटें थी आपकी प्रांतों में, इन प्रांतीय सीटों में से 296 सीटों में से
208 सीटें जीती थी किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती 296 में से। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने इसमें जीती कितनी सीटें? मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीट्स। ठीक है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियों ने 7 सीटें जीती थी। और जो हमारे इंडिपेंडेंट थे यानी कि निर्दलीय, तो निर्दलीय जो थे, निर्दलीय ने आपका 8 सीटें जीती। ठीक है, निर्दलीय ने कितने? 8 सीटें जीती थी। तो ये पूरा लेखा जोखा था आपका 296 सीटों पे जो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय किया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपका ध्यान रखेंगे। मतलब वहां पे देखिए चुनाव हुआ, जो चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ, हालांकि जो संविधान सभा के लिए चुनाव था वो अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, माफी चाहूंगा, अप्रत्यक्ष चुनाव था संविधान सभा के लिए। ठीक है, यानी कि जो प्रांतों में चुने गए लोग थे, क्योंकि उसमें चुनाव होते थे, उन्हीं के द्वारा, चुने गए लोगों के द्वारा ही प्रांतों से क्या करना था? एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजना था। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यहाँ पे दिया भी गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जैसे भारत में आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हम लोग वोट थोड़ी देते हैं, जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग वोट देते हैं इसमें। तो जिन लोगों को हमने चुना है, जब वो वोटिंग के द्वारा किसी को चुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वोटिंग। और जब हम डायरेक्ट वोट करके किसी को चुनते हैं, जैसे कि विधायक को, सांसद को या ग्राम प्रधान को, वो हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो निर्वाचन हुआ था उसमें जुलाई अगस्त में 296 में से सीटों का लेखा जोखा यह था। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ, 93 जो सीटें थी, 93 वो देसी रियासतों को एलोटेड थी, तो एलोकेटेड थी। तो 93 सीटों में देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि आपके नॉमिनेट किए थे। बस एक भैया हैदराबाद का जो प्रतिनिधि था इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, हैदराबाद का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। आप जानते हैं जब देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद का जो उसमें शासन चल रहा था, वहाँ पे हैदराबाद जो रियासत थी वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी। वल्लभ भाई पटेल जी तेल लगाकर डंडा ले गए थे, और इसके बाद एक ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे, तब जाके निजाम को समझ में आया था, जब दो लट पड़े उसको, कि भैया क्या होता है, आपको शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो हैदराबाद का उस समय बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया था हमारा वल्लभ भाई पटेल जी ने। पटेल जी ने ऐसे बहुत सी देसी रियासतों के जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनको प्यार से डंडा दिखाया था और बोला था भाई शामिल हो जाओ भारतीय में, संविधान के हिसाब से चलेंगे, आपके जो राइट्स हैं आपको मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, सब चीज़ होगा, चिल करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लेने का, हम सब करेंगे, बस साइन कर दो। और जिन्होंने साइन नहीं किया तो फिर समझ ही लो वल्लभ भाई पटेल जी कैसे उनका ट्रीटमेंट उस समय करते थे। ठीक है, तो हैदराबाद वाला शामिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसकी मंशा थी नहीं इसमें। आप समझ रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें इसके पीछे थी। मैं ज़्यादा लंबा टॉपिक खींचूंगा नहीं, क्योंकि हैदराबाद वाला चाहता ही नहीं था वो। ज़्यादा मैं बोलूँ तो जो हमारा उसमें मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था उसमें हैदराबाद पे। ठीक है, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, आप समझ ही लेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया, चुनाव हो गए और संविधान सभा में आपका चुनाव हो गए। चुनाव के बाद हमारे जो प्रतिनिधि थे वो चुन के आ गए, और जो प्रतिनिधि थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य रजवाड़ों के द्वारा जो हमारा बनाई गई थी। ठीक है, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, तो विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना था, जो कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के थे, क्षेत्रीय थे, निर्दलीय थे। तो प्रांतीय विधानसभा के जो समय सदस्य थे उनने इन लोगों को चुना। रजवाड़ों के द्वारा जो है भाई, रजवाड़ा जो जहाँ पे थे उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को चुना, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और रजवाड़ों के द्वारा एक समझौता समिति बनाई गई। ठीक है, समझौता समिति से ही उसमें मेन प्रतिनिधि जो रजवाड़ों के थे उनको चुना गया। ठीक है, ये भी किताबों में दिया हुआ है। एंड संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना। और संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हो पाया था इसमें, क्योंकि निर्वाचन जो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर। तो संविधान सभा के सदस्य चुन के आए, और जो संविधान सभा में सदस्य थे ये भी ध्यान रखना है, तो इन सदस्यों में 15 जो सदस्य थे वो महिलाएं थी। क्वेश्चन ये भी बनता है, 15 महिलाएं भी थी इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो 389 सदस्य थे संविधान सभा के, इसमें या जो चुन के आए थे उसमें से आपके 15 महिला सदस्य भी थी। और इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन था, क्वेश्चन बनता है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य इसमें थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये आपकी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी इसमें। ठीक है, संविधान सभा में।
और हैदराबाद इसमें शामिल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, इसमें आपका अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? तो अनुसूचित जाति के 26 सदस्य चुने गए थे। अनुसूचित जनजाति के इसमें 33 सदस्य चुने चुने गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा कैसे काम करी थी उसमें, देखिए संविधान सभा का जो कार्य प्रणाली थी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। संविधान सभा उसमें ऐसे दो भागों में काम करी थी। एक तरफ भैया आपका भारत का संविधान निर्माण वाली समिति बनेगी, जिसकी अध्यक्षता करे थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और दूसरी तरफ भैया आपका तत्काल के लिए कानून निर्माण, जो तत्काल के लिए कानून निर्माण होगा, क्योंकि आपका अंतरिम सरकार की भी तो नियुक्ति हो चुकी थी ना। 1946 में अंतरिम सरकार बन जाती है भारत में, और 47 में आज़ादी के बाद सरकार भी बनती है, बट पहली निर्वाचित सरकार 1951-52 में आएगी। लेकिन जब 1946 में अंतरिम सरकार बन चुकी है तो सरकार चलने के लिए कुछ कानून भी तो चाहिए, तत्काल के लिए कानून निर्माण भी तो होगा, संसद की तरह काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कानून निर्माण संसद की तरह कार्य करने के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और आप देखते हैं जब पहले हमारे चुनाव होते हैं भारत में, आम चुनाव, तो ये लोकसभा के पहले स्पीकर भी बनते हैं, जीवी मावलंकर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक तरफ संविधान सभा कैसे काम करी थी उसमें, एक तरफ भारत का संविधान निर्माण वाली जो सभा थी वो काम करी थी, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी। दूसरी तरफ हमारा देश के लिए तत्काल में कानून निर्माण के लिए संसद की तरह काम करी थी एक समिति, जिसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर जी कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए भैया क्या हुआ, 6 दिसंबर 1946 का दिन। तो 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। संविधान सभा अस्तित्व में आ गई, संविधान सभा हमारी स्थापित हो गई भारत में। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना हो गई 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका संविधान की जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई संपन्न, और इसकी अध्यक्षता की थी, उसमें इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट इसके चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, क्यों चुने गए थे? क्योंकि देखिए हमारा जो अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है, जैसे आजकल प्रोटेम स्पीकर होता है किसी भी पार्टी में, आप देखते हैं प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए फ्रांस का जो फ्रांस में ये प्रणाली थी, उसमें फ्रांस के संविधान के अनुसार जो उस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था संविधान सभा में, उसको संविधान सभा का टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन इसके 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में परमानेंट जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए H.C. मुखर्जी। ठीक है, और इसमें देखिए संवैधानिक जो सलाहकार बनाया गया संविधान सभा का वो थे आपके B.N. राव जी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी थे। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपकी संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है भाई 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर को 1946 जब तीसरी बैठक होती है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या था भाई उद्देश्य प्रस्ताव में? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके जो प्रमुख मुद्दे थे उनका सारांश प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ बोला जाता है कि इसमें नेहरू जी ने संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट झलक भी डाली थी। ठीक है, इसमें कुछ बातें बोली उन्होंने, जैसे कि उन्होंने बोला कि भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये बोला गया कि जो हमारी स्वतंत्र संप्रभु भारत है उसकी समस्त शक्तियों और प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी, यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा वाला सीन इसमें रखा जाएगा। इसके अलावा देखिए भारतीय संघ में सभी ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो उसमें ब्रिटिश में है, ब्रिटिश शासन में है या देसी रियासतों में है। ठीक है, तो उनको भी भारत यानी कि संप्रभु जो भारत बनेगा उसमें शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा मेन इसमें था भैया आपका उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर और कानून की समानता, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में विधि के समक्ष समता, उसके अलावा अभिव्यक्ति, जीने की स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सभी चीजें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जो हमारे देश के अल्पसंख्यक होंगे, पिछड़ी जाति होंगी, जनजातीय क्षेत्र के लोग होंगे, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की व्यवस्था भी की जाएगी। कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इसके बाद और या इस प्रस्ताव ने ही संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका रखी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये प्रस्तावना के भूमिका में एक महत्वपूर्ण घटक था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते थे कि संविधान, इसके बाद शुरू हो गया लिखना। संविधान बनने में आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो भारत का जो संविधान बना था इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जो मूल संविधान था इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थी इसमें। और संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक लागू हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया संपूर्ण देश में। यानी कि ध्यान रखेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 संविधान की पहली बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। और कई बार हम सोचते हैं भाई 26 जनवरी को ही भारत में संविधान लागू क्यों हुआ था? तो 26 जनवरी की डेट ऐतिहासिक थी। अगर आपने 1929 का कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा है तो उस अधिवेशन में आपका रावी नदी के तट पर लाहौर में एक बात बोली गई थी। लाहौर में क्या बोला गया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो भाई 1950 यानी कि उससे 20-21 साल पहले लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी रावी नदी के तट पर और वो डेट थी 26 जनवरी की। इसीलिए भाई 26 जनवरी को ही भारत में, क्योंकि भारत ने उस दिन अपना देखिए अपना बोला कि हम आज़ाद मानते हैं खुद को उस दिन 26 जनवरी को रावी नदी के तट पे। तो गांधी नेहरू जी ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात करते हुए ये बोला था कि हमारा जो आज़ादी का दिन है यही है। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया संविधान को देश में लागू करने के लिए। और 26 जनवरी के दिन हम हो गए क्या? गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र यानी कि भारत हो गया हमारा रिपब्लिक। ठीक है, तो जब देश में संविधान लागू हो जाता है और जो प्रेसिडेंट होता है आपका कार्यकाल जो हमारी होती है एग्जीक्यूटिव होती है, तो उसका जो प्रमुख होता है, तो ऐसी जो व्यवस्था वाला देश होता है वो गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री हम पहले से ही थे, डेमोक्रेसी लोकतंत्र थी और लोकतंत्र को जब संविधान के अनुसार चलाया जाता है, कानून के अनुसार चलाया जाता है, लिखित दस्तावेज के अनुसार चलाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आपका रिपब्लिक। बोल सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया ना क्लियर। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, और आपको याद रखना है संविधान देश में कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे, देखिए संविधान निर्माण से संबंधित कुछ समितियां भी बनाई गई थी, तो इन समितियों को देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो बड़ी समितियां बनी थी संविधान निर्माण के लिए, उन समितियों को देखेंगे हम, जो बड़ी समितियां थी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में आपका, एक तरफ समितियां पूछ लेता है, संविधान सभा, जो संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां हैं, इनको मैच द फॉलोइंग बनाओ। ठीक है, एक तरफ आपका समिति पूछेगा, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष कौन थे वो पूछ लेगा। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति कई बार एग्जाम में पूछता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति में अन्य भी मेंबर थे जिन पे अभी हम बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी थी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी।
इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। ठीक है, इसमें कुछ 5 उप समितियां रखी गई थी जिसके भी अध्यक्ष अलग अलग थे, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार की उप समिति JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे AV ठक्कर। उप समिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मेन समितियां वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। राज्यों के लिए सीमित या राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी इसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये महत्वपूर्ण है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए कुछ छोटी समितियां भी थी, उसको भी आपने याद रखना है। संविधान के निर्माण में कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे कि मैं बात करूं संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी जितने भी कार्य हो रहे थे संविधान सभा के, तो उन कार्यों से संबंधी जो समिति थी, उन कार्यों से संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे मैं बता चुका हूं, ये थे GV मावलंकर जी, या GB मावलंकर भी बोलते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऐसे इसमें कार्य संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ संपत्ति समिति, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसको झंडा समिति भी कहा जाता है, तदर्थ समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया पूर्व एग्जामों में। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे भैया सीधे एक और थी इसमें सदन समिति। एक समिति और नोट करेंगे, सदन की जो समिति थी ये महत्वपूर्ण है थोड़ा। सदन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे उसमें कौन? पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखेंगे जो प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसी ने संविधान को पूरा आकार दिया था। भाई ड्राफ्टिंग देखिए, लेटर राइटिंग में आप ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं, बिना ड्राफ्टिंग के यानी कि मसौदे के कोई भी चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ड्राफ्टिंग करने वाली कमेटी जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। पहले थे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भीमराव अंबेडकर जी, N गोपाल स्वामी अयंगर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, डॉक्टर KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, N माधव राव जी। इन्होंने BL मित्रा की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। पहले BL मित्रा थे लेकिन वो बाद में हट गए और N माधव राव आए इनकी जगह। TT कृष्णमाचारी, तो इन्होंने DP खेतान थे इसमें, जिनकी मृत्यु हो गई थी। DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी आए। तो ये 7 नाम आपको याद रखने होंगे। एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछ लेगा निम्न में से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भैया विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था और लोगों की शिकायतें आई, आलोचनाएं आई, सुझावों के बाद प्रारूप समिति ने एक दूसरा प्रारूप तैयार किया गया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ये भी याद रखना है। प्रारूप समिति ने पूरा ड्राफ्ट बनाने में 6 माह से भी कम का समय लिया और प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई? कुल 141 बैठकें। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए संविधान सभा के जो अन्य कार्य हैं वो भी देख लो। संविधान सभा ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम किए थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, यानी कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, यानी कि जो राष्ट्रमंडल था, कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह था जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन उपनिवेशवाद रहा या जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। आज भी कॉमनवेल्थ में वही देश शामिल है। तो भारत भी इसमें शामिल हुआ और इसका वेरिफिकेशन भी संविधान सभा के द्वारा किया गया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, इसको अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950। ये हमारा राष्ट्रीय गान है जिसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत था हमारा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि कब कब हमारा क्या चीज़ें बनाई गई थी, तो ये आपको इतना याद जरूर रखना है। इसके अलावा संविधान से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं, संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। यानी कि संविधान सभा ने जो अपना प्रतीक बनाया था वो संविधान सभा का वो हाथी था, एलिफेंट था। ठीक है, महत्वपूर्ण है। जो हमारे BN राव जी थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जो एडवाइजर थे, कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उसके रूप में नियुक्त कौन हुए? BN राव जी। ठीक है, ठीक है। बाकी देखिए, BN राव का कई बार पूरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। बेनेगल नरसिंह राव था इनका नाम। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव था। प्रशासनिक अधिकारी रहे और बहुत से एक्सपीरियंस थे, जुडिशरी का भी एक्सपीरियंस था, और इसलिए संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया। ऐसे देखिए, HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। कौन था भैया? संविधान सभा का सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के रूप में हमारे नियुक्त किए गए थे कौन? HVR अयंगर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो भारतीय संविधान जो था हस्तलिखित है, तो इसको लिखने का काम किया था कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। राय जादा होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, राय जादा। तो इन्होंने इसको लिखा था, कैलीग्राफर ये थे इसमें, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हस्तलिखित भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। उसमें कितने खर्चा हुआ था? देखिए उस समय भैया 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था इस पे। ठीक है, संविधान निर्माण में, ध्यान रखेंगे। और देखिए, भारतीय जो संविधान है, आप सभी को पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और कुल 64 लाख रुपए का खर्चा उसमें आया था इसमें। क्लियर? चलिए, इसके अलावा देखिए कुछ और भी पॉइंट है इसमें जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम और थे जिन्होंने कुछ काम किए थे, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि जो हमारा संविधान था, कैलीग्राफी तो इसमें की थी किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। ऐसे एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें कि जो संविधान था, मूल संस्करण का संविधान का जो सौंदर्यीकरण और सजावट था, ठीक है, इसमें कौन थे? तो इसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। नंदलाल बोस और इसमें राम मनोहर सिन्हा जी थे। ठीक है, कहने का मतलब जो संविधान लिखा गया तो उसकी जो सजावट की गई थी, मूल संस्करण जो बनाया गया था संविधान का, उसका जो सौंदर्यीकरण और सजावट की गई थी, ये आपका नंदलाल बोस और आपका राम मनोहर सिन्हा ने इसको किया था। ठीक है, और देखिए संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन, ये भी पूछा जाता है। संविधान का जो चीफ ड्राफ्टमैन था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, यहाँ पे ड्राफ्टमैन। तो चीफ ड्राफ्टमैन यानी कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था LN मुखर्जी। LN मुखर्जी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा नाम। क्लियर? चलिए अब आगे देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, अमेरिका का एक संविधानविद है ग्लेनविल ऑस्टिन, इसने लिखा था, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया था। ठीक है, तो कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति थी जिसके द्वारा ही संविधान की उपलब्धि भारत तक पहुंची। ये स्टेटमेंट देता है हमारा कौन? ग्लेनविल ऑस्टिन। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है आपने इसको। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं भाई, आपका जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी ना, इसमें आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान
सभा का बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी कि बॉयकॉट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग चाहती नहीं थी, मुस्लिम लीग जो थी संविधान में भागीदारी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की मांग करी थी संविधान सभा में। और जो हमारे संविधान सभा के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। बाद में तो फिर हमारा माउंटबेटन जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 का, और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान के मांग पे अड़े थे। और आपको पता है मुस्लिम लीग ने इसके संबंध में 29 जुलाई 1946 को क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने, क्वेश्चन बनता भी है। तो ये आपका 29 जुलाई 1946 को मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। और 16 अगस्त को देशव्यापी विरोध की घोषणा भी इन्होंने किया था इसमें। और पहली बैठक में भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, उसमें केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए, क्योंकि 73 आपको मैं बता चुका हूँ, 73 जो सीट्स थी वो किसके हिस्से में आई थी, तो 73 सीटें आई थी मुस्लिम लीग के हिस्से में, है ना। लेकिन उन्होंने भाग लिया नहीं इसमें, तो सीटें कम हो गई कुछ आपकी। ठीक है, तो ये है भाई आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए एग्जाम में कभी कभी बन जाता है, तो आपको ये सभी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गए भैया आज संविधान हमने देखा किस प्रकार से भारत में संविधान सभा बनती है और संविधान का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है, भारत में जब संविधान बन जाता है, संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने के बाद भारत में पहले आम चुनाव होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1951-52 में क्या होगा, पहले आम चुनाव होंगे भारत में। ठीक है, और आम चुनावों के बाद भारत में प्रत्यक्ष जो हमारी निर्वाचित सरकार थी, तो वो आपका अस्तित्व में आएगी। और अप्रैल 1952 तक, 1952 अप्रैल अप्रैल 1952 तक भारत में अंतरिम सरकार थी। और अप्रैल 1952 में इस अंतरिम सरकार का अस्तित्व समाप्त होता है। और पहली निर्वाचित जो संसद थी दोनों सदनों के साथ मई 1952 में आई थी, मई 1952 में। ठीक है, और भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान की, तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बंगाल प्रांत से हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन विभाजन हो जाता है जब भारत पाकिस्तान का, तो विभाजन के पश्चात बंगाल जो है आपका पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। तो बंगाल जो बांग्लादेश वाला है, वहाँ पूर्वी पाकिस्तान आपका वो हिस्सा घोषित हो गया। तो फिर पुनः B.R. अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ था बम्बई से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, बम्बई से। यानी कि पहले बंगाल से फिर बम्बई से ये चुने जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन इनका बम्बई से हुआ था, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था आज। और हाँ, B.R. अम्बेडकर जी को ध्यान रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के पिता या आधुनिक मनुस्मृति में कानून है ना हमारे, तो आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर जी को ये दिया जाता है। ठीक है, टाइटल। चलिए, तो ये हो गया भैया आज आपका भारतीय संविधान सभा कैसे बनी और भारतीय संविधान कैसे बना था। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अगला जो टॉपिक आएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। जैसे कि हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान है। उसके बाद हम देखेंगे किन देशों से हमने संविधान के जो प्रावधान है वो लिए हैं, किन देशों के स्रोत से लिए हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना इसमें इम्पैक्ट है, तो ये सभी चीज़ें देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।